हेलो एवरीवन। हम आज बात करने वाले हैं कि कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है कि मतलब उसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो देखो, एक कॉमन लॉजिक है कि अगर हमको कोलाइडी सॉल्यूशन बनाना है तो दो कंपोनेंट चाहिए, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। अब मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा, हिंदी वाले लोग इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ समझे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये दो शब्द चाहिए। डिस्पर्स्ड फेज किसको बोले थे? परिक्षिप्त प्रावस्था। और डिस्पर्जन मीडियम किसको बोले थे? परिक्षेपण माध्यम। पहले दो चीज़ चाहिए। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, ये जो डिस्पर्स्ड फेज है जो विलय के समान होता है, उनका साइज का एनालिसिस। ये साइज रेंज किस रेंज को बिलोंग करता है, 1 से 100 नैनोमीटर है या इससे ऊपर है या इससे नीचे है। डेफिनेटली नहीं बना है कोलाइड, इसका मतलब 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में नहीं है, या तो इसके नीचे होगा या तो उसके ऊपर होगा। तो ध्यान दें कि जो नीचे होगा, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से नीचे होगा, वो काफ़ी छोटे हैं, तो वो तो वास्तविक विलयन बना देगा। तो हम उसको संघनित करके इकट्ठा कर करके झुंड बनाते हैं, एसोसिएशन कराते हैं, और एसोसिएट करा के उसके गुच्छे को, जो झुंड है कणों का, उस कणों के गुच्छे का साइज 1 से 100 के बीच ले आते हैं, जिससे वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह दिखाई देता है। तो एक तरीका क्या हुआ, संघनन। किसको करना पड़ेगा? जिसका साइज, पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज से नीचे है, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम है। लेकिन दूसरा तरीका है कि हो सकता है पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज से बड़ा हो। कहने का मतलब क्या, सस्पेंशन वाले कैटेगरी का हो, और या दूसरे शब्दों में बोलूँ 100 नैनोमीटर से ऊपर साइज का हो उसके रेडियाई। तो ऐसे स्थिति में उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, और ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि उसका साइज इतना भी छोटा नहीं करना है कि वो 1 से कम हो जाए, 1 से 100 के बीच रुक जाए, ऐसे तोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो मुख्यतः आप देखेंगे दो ही मुख्य तरीके होते हैं, हाँ। अब वो एक मतलब हालांकि यहाँ 3 बताएंगे, लेकिन 3 में वो तीसरा है वो बिल्कुल अलग है, एक प्रोसेस ही है वो। तो उस 3 को अभी छोड़िए, अभी आप दिमाग में बैठाइए कि कैसे दो, एक संघनन, पार्टिकल छोटे उसको बड़ा करना है, और एक विखंडन जिसमें पार्टिकल बड़ा है उसको तोड़ना है। तो बनाने की यहाँ पर 2 मुख्य विधियाँ हैं। 3 मुख्य विधियाँ पढ़ेंगे, लेकिन 2 मुख्य प्रोसेस से समझ में आ गया। और एक नाम से भी याद रखना कि मैं लिखता हूँ, टॉपिक है कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियाँ। कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियां, या दूसरे शब्दों में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत मैं बोल रहा हूं 3 मुख्य विधियां हमको पढ़ना है। उनमें से पहला है छोटे पार्टिकल को बड़ा करना, मतलब 1 नैनोमीटर से कम वाले को। तो इसके विधि का नाम है संघनन। ये प्रोसेस भी है, संघनन प्रोसेस से ही बड़ा होगा, है ना। संघनन मतलब इकट्ठा होना, जुड़ना, पास पास आना, इंग्लिश में कंडेंसेशन, ठीक है भाई। ये हो गया पहला प्रोसेस। एक दूसरा प्रोसेस जो बता रहा हूं उसको देखेंगे, उसको विखंडन ना बोल के एक नया शब्द यूज कर रहा हूं, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब बिखराना होता है, ठीक है। डिस्पर्स करना, डिस्पर्जन मेथड, ठीक है। संघनन विधि हो गया। अब डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मतलब परिक्षेपण, परिक्षेपण, क्षेपण, ऐसा, ठीक है, परिक्षेपण विधि। और जो तीसरा मैंने बात किया, वो तीसरा विधि देखे क्या, तो तीसरा विधि मैं ले रहा हूं वो है पेप्टाइजेशन। इसका नाम है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन हिंदी बोलोगे तो पेप्टीकरण, क्या भाई, पेप्टीकरण, ठीक है। कंडेंसेशन, डिस्पर्जन मेथड और पेप्टीकरण मेथड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
अब तीनों में से बारी बारी से इसके अंदर में कुछ मेथड्स आएंगे, इसके अंदर में कुछ मेथड्स आएंगे, और ये अकेला एक मेथड है ना, इसकी ये हेडिंग नहीं है, मेथड है, और ये एक कॉमन हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे आएंगे। जैसे मैं संघनन पे बात करता हूँ, संघनन पे कौन कौन सी विधि आती है, मैं कम से कम इस पेज में आउटलाइन कर देता हूँ, फिर अगले पेज में यहाँ से चलूंगा, ठीक है। हाँ, नाम सुन रहे हैं कभी कुछ एक साथ आ जाए। पहले हम लोग बोलेंगे उभय अपघटन विधि, उभय अपघटन, उभय अपघटन, और उभय अपघटन को बोलते हैं हम लोग डबल डिकम्पोजिशन, इंग्लिश में डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। और दूसरा है ऑक्सीकरण विधि, दूसरा है ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना एक तरह से, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, हालांकि ऑक्सीडेशन के कई मीनिंग है, उनमें से एक मीनिंग है ऑक्सीजन का जुड़ना, जो यहाँ पर दिखाई देगा वही मीनिंग की बात कर रहा हूँ। उभय अपघटन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, इसी में आप अपचयन जोड़ दीजिए, अपचयन है ना, रिडक्शन, ये भी एक मेथड है इसके अंदर, अपचयन हो गया। और भी कुछ हो तो मैं और बता देता हूँ। अपचयन के साथ साथ एक है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस है ना, यहाँ और जगह की जरूरत है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी में है कंटिन्यू, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हिंदी में जल अपघटन। एक और है जल अपघटन के बाद एक और है कि इसको बोलते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के विनिमय द्वारा, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं विलायक विनिमय विधि द्वारा, विलायक विनिमय विधि, विलायक विनिमय विधि। और लास्ट में एक और लिख लेता हूं, यहाँ बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं, उनमें एक है मैकेनिकल डिस्पर्जन और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्पर्जन, मैकेनिकल या अच्छा रुको अभी डिस्पर्जन में आते हैं, इतना इसमें इतना है। अब हम परिक्षेपण विधियां में आएंगे ना, तो यहाँ दो विधियां और आएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक को बोलते हैं यांत्रिक परिक्षेपण और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक परिक्षेपण, विद्युत अपघटनी। यांत्रिक परिक्षेपण और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटनी परिक्षेपण, विद्युत अपघटनी परिक्षेपण, हाँ इंग्लिश लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट, मैकेनिकल और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। बाद में ये डिस्पर्जन लगा लेना पीछे, है ना, परिक्षेपण का डिस्पर्जन। तो इतने मेथड हमको कवर करना है, ये पूरा याद रखना, इधर का पूरा मेथड इसका है, ठीक है, और उधर का मेथड उसका है। तो इनमें से मैं मुख्य बताऊंगा तो भी चलेगा, जैसे ये तीनों मुख्य है, हाइड्रोलिसिस से बता दे तो भी चल जाएगा, और इधर तो दो ही और ये अकेला है। तो मेथड क्या क्या है पहले आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितने रखे हैं और कैसे वो काम करेगा। तो अब मैं एक एक को थोड़ा सा डिटेल करके ले जाता हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट करें। ध्यान दें कि पहला जो मेथड था वो था संघनन, है ना, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के अंदर में वैसे मैंने 5 बताया था, लेकिन मैंने यहाँ 4 लिखा है, 5वां केवल शब्दों में बता दूंगा, उसमें रिएक्शन की जरूरत नहीं है। पहला देखें, पहला में लिखें, अच्छा ये वाला जो पार्ट है इसका मैंने नाम लिखना भूल गया, ये उभय अपघटन कहलाता है,
ये पहला ये है ना, हम संघनन मुख्य पढ़ रहे हैं और इसके अंदर पहला है उभय अपघटन। उभय अपघटन या इसी को बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है भाई, डबल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ठीक, समझो। उसके बाद जब ये डबल डिकम्पोजिशन होगा तो डबल का मतलब है दो स्पीसीज, डिकम्पोज मतलब दोनों स्पीसीज का टूटना जरूरी है और जो आयन्स उनका एक्सचेंज हो जाए। इस रिएक्शन में ऐसे ही होता है, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा और इसका जो एनायन है वो इधर, इसका एनायन इधर, ऐसे एनायन का लेन देन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ क्योंकि बैलेंसिंग में ज़्यादा मैं दिमाग नहीं खपाना चाह रहा हूँ, पर लिख दिया हूँ। जरा ध्यान दें, आर्सेनिक को देखो AS2O3 प्लस थ्राइस H2S, ये बैलेंस किया हुआ है H2S। तो H2S में नेगेटिव कौन है? S2 माइनस। ये S2 माइनस इधर आ जाएगा, 3 संख्या करने के लिए मैं 3 लगा दिया और पूरा 3 ऑक्सीजन सामने चल रहा H2S की जगह में। तो H2S की जगह में बन जाएगा H2O। तो H2O क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन मीडियम, और ये हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल। तो ये दोनों, इनका साइज जो है कोलाइडल रेंज में आ जाता है, इसलिए इसको कोलाइडल पार्टिकल बोल रहे हैं। और इसके साथ मिलेगा तो एक विलियन बनता है, जो एक क्या बोलते हैं कोलाइडी विलियन के कैटेगरी का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, क्लियर है ये? हाँ। तो ये हम आर्सेनिक का निकाले हैं। ठीक है, ज्यादातर यहाँ सल्फाइडों का, है ना, सल्फाइडों का कोलाइड बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, सल्फाइडों का कोलाइड। तो ये पहला हो गया, इतना लिखते जाना है, ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं लिखना है। दूसरा है ऑक्सीकरण विधि से। ऑक्सीकरण विधि आपसे थोड़ा सा हिंट किया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। तो जैसे देखो H2S है, यहाँ पर ये सल्फर है और अधातु है। ये देखो, ये प्योर सिंगल निकल गया, इसका मतलब ये धातु कुछ तो होगा। तो ये अधातु है, पीरियोडिक टेबल देख लेना। ये अधातु नहीं बोलना इसको, ये यौगिक है। कौन सा यौगिक? सल्फाइड। तो सल्फाइड का यहाँ बनता है, अधातु का यहाँ बनता है। तो इसके लिए क्या किए कि अधातु को एक ऑक्सीजन भी एक अधातु है, उसके साथ रिएक्शन कराया, जिसको हम ऑक्सीकरण नाम दे रहे हैं। फिर ये इधर आया, सल्फर निकल गया, और सल्फर निकला वो इस पानी के साथ एक सॉल्यूशन बना लिया। और वो सॉल्यूशन में पार्टिकल का रेंज, इस पार्टिकल का रेंज क्या होगा? 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य। इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर भाई? तो ये भी हो गया एक। अब गंधक या सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया। इसके और भी रिएक्शन है, ऐसा नहीं है, इसके और भी रिएक्शन है। एक सिंपल फॉर्म यहाँ दिया हुआ, इसी बस को लिखना है आपको। अच्छा, अब चेन पे चलते हैं। गोल्ड जैसे मेटल है, इसलिए हम धातु को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि धातु हमेशा ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, इसका नाम है हाइड्राजीन। तो NH2 कहलाता है हाइड्राजीन। तो इस NH2 से जो गोल्ड क्लोराइड है, ट्राइक्लोराइड AuCl3, उसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। इससे क्या होता है? बैलेंस करने के लिए संख्या लगाया हुआ है, एक प्योर गोल्ड रिड्यूस होकर यहाँ निकलता है, और उधर जो बचता है उसमें से हाइड्रोजन निकाल के HCl, और बाकी ये देखो गड़बड़ कर दिया हूँ, बाकी N2 है, नाइट्रोजन। ठीक है, वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो कोलाइडी मीडियम किसका बनेगा? इसका, है ना, ये HCl के मीडियम में बनेगा। मतलब HCl एक मीडियम की तरह बिहेव करेगा और Au है वो कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और दोनों का मिक्सचर को हम लोग अपचयन से बना हुआ कोलाइडी मीडियम बोलेंगे। अपचयन क्यों बोल रहे हैं? यहाँ गोल्ड जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और यहाँ 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर से कम होना प्लस में, वो कहलाता है अपचयन। इसलिए इसको बोले हैं अपचयन विधि द्वारा कोलाइडी मीडियम का बनना। एक लास्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन, मतलब हमको पानी मिलाना है, ऑटोमेटिक कोलाइड बन जाएगा। इसके लिए बहुत इजी एग्जाम्पल है FeCl3। फेरिक क्लोराइड आप लैब में भी कभी लैब जाएंगे तो लैब करके देखिएगा कि फेरिक क्लोराइड में पानी मिलाने पर एक थक्का जैसे जम जाता है। ठीक है, उसमें पानी की जगह हम लोग एक्चुअल में जब हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड बनाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह मिलाते हैं, लेकिन कुछ भी उसको घोलने की कोशिश करोगे तो वो धुंधला लिक्विड बनता है और येलोइश थोड़ा सा प्रेसिपिटेट दिखता है। तो येलो जो प्रेसिपिटेट होता है वो प्रेसिपिटेटिव जैसा दिख रहा है, या येलो सॉल्यूशन बनेगा। कोलाइड बना है तो येलो सॉल्यूशन, तो वो येलो सॉल्यूशन फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है, जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस में हमने डबल संघनन किया हुआ है। ये जो पार्टिकल है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, 2 पार्टिकल को इकट्ठा कर रहे हैं, या एक ही पार्टिकल को बार बार झुंड में इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसा में बदल रहे हैं जिससे वो झुंड में इकट्ठा हो जाए। फिर ये कोलाइडल पार्टिकल का साइज ले लेता है और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड, नोट करें। अब दूसरे में चलते हैं।
सेगमेंट था परिक्षेपण विधि, या इसी को दूसरा नाम दिए हैं इंग्लिश में डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में पीछे भी बात हुआ है कि दो मेथड आते हैं। पहला मेथड जो लिखा है उसको देखिएगा, पहला मेथड लिखा हूँ मैं यांत्रिक मैकेनिकल, और दूसरा है विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं, या दूसरे स्पेशल साइंटिस्ट के हिसाब से नाम बोले तो ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक नामक साइंटिस्ट ने आर्क मतलब करंट। तो इन दोनों में समझिए यहाँ पर क्या होगा, हमने पहले ही बात किया है कि बड़े कण को छोटा करना है। तो यहाँ बड़े कण का एक चक्की होता है ना, जो चक्की में पीसना है, सीधी बात है कि ये जो लोहे का दो सपोज करो या जो भी मेटल है ये जो पीस सके उस पदार्थ का बना हुआ दो चक्की है, एक ऊपर रखा है एक नीचे रखा है। नीचे वाला उल्टा दिशा में घूम रहा है, ऊपर वाला ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एक नहीं भी घूमेगा तो ये ऐसे, जब एक दूसरे को उल्टा घूमेगा या नहीं भी, एक नहीं घूमेगा दूसरा घूमेगा, तो भी ये बीच में जो पदार्थ रखे जाएगा उसको पीसेगा, और पीसने के बाद वो बड़े साइज से गिरा के छोटे साइज में ले आता है। तो इसमें कुछ नहीं है लिखने का, सीधा सीधा बोलना है कि इसमें एक यांत्रिक, यह एक यांत्रिक विधि है। इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच जो बड़े साइज के कोलाइडी पार्टिकल होते हैं उनको दो चक्कियों को अपोजिट विपरीत दिशा में घूमने वाले चक्कियों के मध्य रख दिया जाता है, जिससे वो टूटकर कोलाइडी कणों के साइज में आ जाता है। हाँ, कि लार्जर कोलाइडल पार्टिकल्स या लार्जर पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द टू अपोजिटिवली रोटेटिंग, क्या बोलते हैं भाई उसको, अपोजिटिवली रोटेटिंग साइकिल। ठीक है, तो उसमें देन द सबस्टेंस बीइंग क्रस्ड एंड बीइंग क्रस्ड, और वो ऐसे लिख सकते हैं कि रिड्यूसेस देयर साइज इनटू द कोलाइडल रेंज। बस इतना की तो काफी। इधर क्या होगा, इस विधि में क्या करते हैं, खासकर जो महंगे धातु हैं, सोना चांदी, महंगे और थोड़ा सा बोल दूंगा नीचे पीरियड टेबल के नीचे के, सोना है, चांदी है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये प्लेटिनम हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, और यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, KOH वगैरह, KOH और वाटर समझ लो, KOH और वाटर। तो इसमें ये बाहर से करंट दिया जाता है और ठंडा कर, नीचे बर्फ होगा, ये आइस क्यूब डाल दिया गया है ताकि इन्वायरमेंट ठंडा रहे। हाँ, ठंडा रहेगा तो क्या होगा, वो जो बारीक टुकड़े निकलेंगे वो जमेगा वहाँ, मतलब इसमें मिलते जाएगा, ठंडा होकर जमते जाएगा, और एक तरह से पहले टूटेगा और फिर जमेगा। मतलब इसमें थोड़ा सा परिक्षेपण भी हो रहा है, साथ साथ संघनन भी हो रहा है हल्का सा। तो ये दोनों मेथड मिला के यहाँ पर एक कोलाइडल पार्टिकल यहाँ भी बनाता है, ये जो विलायक जो रखा है वही उसी विलायक में कोलाइडी सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जैसे ही करंट लगाएंगे ये टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, जो पार्टिकल है वो, और टूट के वो इस सॉल्यूशन में जाके मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर वो एनोडिक पार्ट टूटेगा, और टूटने के बाद वो इस सॉल्यूशन में आएगा, तो सॉल्यूशन के साथ मिलकर वो एक सॉल्यूशन बना लेगा जिसको हम कोलाइडी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप का मेथड। इसमें मैं जितना बताया हूँ केवल उतना ही, वैसे ही अपने शब्दों में लिख देना, कोई बुक का शब्द नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, नोट करें। एक लास्ट बच गया, उसकी बात करता हूँ। पेप्टिकरण को आगे हम लोग एक घटना पढ़ने वाले हैं, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण का जस्ट उल्टा गुना है। तो पहले वाले सेंटेंस लिख देता हूँ कि यह अवक्षेपण का विपरीत है। इट इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन। पहला पॉइंट यही लिखेंगे, इट इज रिवर्स ऑफ कोएगुलेशन। कोगुलेशन मतलब होता है अवक्षेपण, या इसे को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। पेप्टाइजेशन अलग है ना, और प्रेसिपिटेशन बोलोगे तो अलग होगा। ठीक है भाई, अब कैसे होगा एक आध एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज आप जानते हो ये एक मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड लेता हूँ, ये अवक्षेप है। ये अवक्षेप फिलहाल अभी कोलाइड नहीं बना है, अभी नया आना है। लेकिन जब इसमें हम लोग कोई एजेंट मिलाते हैं, जैसे मैंने मिलाया FeCl3, तो ये क्या बन गया, FeOH होल थ्राइस। इस हिस्से से एक पार्टिकल चिपक गया Fe3+। ये चिपका वैसे ना, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, इसके सरफेस से चिपक गया, मतलब ये सरफेस है उस पर ये जाके चिपक गया है। इसको बोलते हैं अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ये आगे का टॉपिक है। और जो क्लोरीन बचा वो सॉल्यूशन में चल दिया, है ना। ये पार्टिकल में ऐसा बीच में कोई आयन चिपक गया, और ये आयन ऐसा है कि इधर से क्लोरीन को भी अट्रैक्ट करता है
और इधर से अधिशोषण के कारण इस सरफेस को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये बीच का हो जाता है, जो पानी में नहीं घुल रहा था, क्लोरीन पानी में घुला है, अब उसी के साथ साथ ये भी पानी में घुला हुआ दिखता है, लेकिन ये वाला भाग अलाउ नहीं करता कि पानी में घुले, तो उसको वो पकड़ लेता है ना भाई। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी सतह पर कुछ चिपकाना है, तो हम क्या करेंगे, उस चिपकाने के लिए पहले इसमें गोंद लगा लेंगे और फिर जो पदार्थ चिपकाना है उसको चिपका लेंगे। बिल्कुल वैसे ही ये गोंद की तरह काम कर रही है, इसको भी जोड़ रहा है, इसको भी जोड़ रहा है, मतलब विलायक को भी और विलेय को। तो इससे लेकिन पूरी तरह नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि घुल नहीं रहा है, ये तो केवल चिपका हुआ है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अवक्षेपण के उल्टा, अवक्षेप को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक ऐसा पार्टिकल बना है जो कोलॉइडल पार्टिकल कहलाएगा। तो ये पेप्टाइजेशन इज द रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो इसको ड्रॉ करें, यहाँ तक प्रिपरेशन हो गया खत्म। अब अगले क्लास में देखेंगे इसका प्यूरिफिकेशन, शोधन कैसे करते हैं। ठीक है, नो डाउट।